जय हिंद डॉक्टर्स। आपके टेस्ट में केमिकल इक्विलिब्रियम आ रहा है ना? अब वो पता पड़ जाएगा आपको एग्जाम में कितने आ रहे हैं। मेरे को याद दिला देना, मुझे होमवर्क देना है, आ जाना। मैंने क्लास में कुछ होमवर्क दिया था। कितने क्वेश्चन दिए थे बता दो, कौन कौन से दिए थे? एक ये वाला और ये वाला दोनों। रिएक्शन आपको गिवन है PCl3 प्लस Cl2 गिव्स PCl5, और आपको एक रिलेशन गिवन है 2Kp इज इक्वल्स टू Kc। 2Kp इज इक्वल्स टू Kc। आपको टेम्परेचर बताना है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, A प्लस बी गिव्स C। Kp आपको गिवन है 0.1 ATM इनवर्स, और Kf आपको गिवन है 2.24 इंटू 10⁻⁻² मोलर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। निकालना क्या है? Kb, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहले अपन यहाँ पर डेल्टा एनजी निकाल सकते हैं, क्योंकि दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में रिलेशन दे रखा है केपी और केसी के बीच में, और एक रिलेशन अपन भी जानते हैं, केपी इज इक्वल टू, बोलो ना, केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी। अच्छा, अब आप सोचोगे सर यहाँ तो कोई गैस ही नहीं है। मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे अगर कुछ भी मेंशन नहीं है गैस, तो आप मुझे डेल्टा एनजी बता सकते हो। डेल्टा एनजी कितना हो जाएगा? 1 - 2 इज इक्वल टू -1। तो मैं कह सकता हूं यहां पर केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? केसी आरटी की पावर -1, बोल सकता हूं ऐसे। अच्छा, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, केपी अपॉन केसी इज इक्वल टू 1/RT, लिख सकता हूं ना ये? तो ये वाला रिलेशन तो मैंने निकाला इस रिएक्शन को देखकर, ठीक है। एक ये आपको पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, केपी अपॉन केसी इज इक्वल टू 1/2, लिख सकता हूं ये। और ये जो रिलेशन है ये गिवन था, क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं? तो मैं कह सकता हूं बाय कंपेयरिंग 1 and 2, तो LHS में KP बाय KC, LHS में KP बाय KC, मतलब कह सकता हूं दोनों के RHS बराबर हो जाएंगे, तो 1/RT इज इक्वल टू 1/2 लिख सकता हूं। अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, RT इज इक्वल टू 2, है ना। और T लिख सकता हूं मैं 2/R। अच्छा, R की वैल्यू पता है 0.0821। अच्छा, थोड़ी सी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसको अपन 1/12 ले लेंगे, इसको अपन क्या ले लेंगे? 1/12 ले लेंगे। यहां आप और क्या ले सकते हो? 25/3 इंटू 10⁻²। नहीं समझ में आया? चलो एक मिनट रुको, एक चीज ध्यान रखना, इसको अपन 1/12 ले सकते हैं डायरेक्टली, है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2/1/12, तो ये नियरली आ जाएगा 24 केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर किस में आएगा? केल्विन में आएगा, ठीक है। अब आप ऑप्शन देख लो कौन से दे रखे हैं। एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा आपको 24.36, है ना, और एक और ऑप्शन है 25.2, है ना। तो सबसे ज्यादा पास कौन सा है? 24.36, ये आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? थर्ड ऑप्शन, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। एक सेकेंड यार, पहले मुझे कंप्लीट करने दो, है ना। ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब आप क्या कह रहे हो?
12.1 क्या? हाँ, वो पुट करने से क्या आ रहा है आंसर, तो बहुत अच्छी बात है ना? 12.18 इंटू 2, 24.1836, हाँ उससे भी आ जाएगा, है ना? एक और मैंने अभी कुछ बोला था, 25/3 एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं, मैं आर होता है 8.314, इसको अपन लिखते हैं 25/3, है ना? अब इस वैल्यू को इसके बराबर बनाना है, तो मैं बोल सकता हूँ 25/3 इंटू 10⁻², ऐसा हो जाएगा, है ना? तो वैसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है? पर याद रखना, इसको ऐसे के ऐसे मत पटक देना, है ना? आर 8.314 नहीं रखेंगे यहां पर अपन, ये जो आर की वैल्यू है ये एनर्जी वाली यूनिट्स में है, ठीक है? जूल वाली यूनिट में है, और ये है लीटर एट मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स में, ठीक है? हाँ, इधर अपन को क्या निकालना है, केबी निकालना है, केपी दे रखा है, केएफ दे रखा है, और केबी निकालना है, ठीक है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक रिलेशन अपन ने पढ़ा था केसी का, क्या लिखूं? केसी इज इक्वल टू, हाँ, केसी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं केएफ अपॉन केबी, लिख सकता हूं ऐसे, है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, केएफ की वैल्यू पता है ना? ये मुझे पता लगाना है, एक बार ये पता लग गया तो ये आ जाएगा, और यही तो निकालना है ना? तो केएफ कहीं से केसी में कहीं से निकाल लूं तो केबी आ जाएगा, केसी कहीं से भी निकाल लूं केबी आ जाएगा, और केसी को निकालने के लिए केपी आपको दे रखा है, निकल जाएगा। याद करो केपी और केसी का रिलेशन, केपी इज इक्वल टू, बोल दो एक बार, केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी। अच्छा डेल्टा एनजी बता सकते हैं इस रिएक्शन के लिए, 1 - 2, तो मैं कह सकता हूं डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा, -1, ठीक है? अच्छा, तो इसको यहां पर रखेंगे, केसी निकालना है अपन को, तो केसी आ जाएगा, केपी कितना है 0.1, डिवाइड कर दूं, है ना? डायरेक्ट तो नहीं हो रहा ना, है ना? तो ये हो जाएगा आरटी की पावर -1, ये ऊपर चला जाएगा, है ना? तो ये हो जाएगा केसी इज इक्वल टू 0.1 आरटी, यही होगा। अच्छा और कुछ दे रखा है क्या डेटा? टेम्परेचर दे रखा होगा आपको, कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे बताओ 0 रखूंगा या 273 रखूंगा? 273 रखूंगा, तो ये हो जाएगा 0.1, वैल्यूज रखेंगे 0.0821 इंटू 273, तो ये कितना आया था, 22.4 इंटू 10⁻, माइनस क्या लिखूं, -1, है ना? जब इसको सॉल्व करोगे तो ये केसी आ जाएगा, अब केसी आ गया तो केबी आ जाएगा, तो मैं कह सकता हूं केसी इज इक्वल टू केएफ अपॉन केबी होता है, केसी की वैल्यू कितनी आ गई 22.4 इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू केएफ की वैल्यू दे रखी है 2.24 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय केबी, तो केबी आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 10, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 10 टाइम्स गया, 10 इंटू 10⁻⁻1, ये 1 हो गया, तो केबी किसके बराबर हो गया, 10⁻⁻2 के बराबर हो गया। इसमें किसको डाउट है तो बोलो। एक और क्वेश्चन लिखेंगे। अच्छा केबी की यूनिट बता सकते हो आप मेरे को? केबी की यूनिट, केबी की यूनिट, आर इज इक्वल टू केबी इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ सी, रेट की यूनिट पता है, मोलर सेकेंड इनवर्स, और इसकी मुझे पता है मोलर, तो क्या हो जाएगी यूनिट, सेकेंड इनवर्स हो जाएगी। अरे ये बात समझ में आती है ना? ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। For the reaction A plus 2B, for the reaction A plus 2B, for the reaction A plus 2B gives 3C. A plus 2B gives 3C. If the volume of the container is doubled, then find how many times. If the volume of the container is doubled, then find how many times the rate becomes. If the volume of the container is doubled, then find how many times rate becomes. हो जाएगा क्या ये? ऐसा क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स में कराया था मैंने, बताओ। हाफ। और कोई? नो चेंज। 1/8 बिल्कुल सही है। देखो इधर, ये एक रिएक्शन आपको गिवन है ना? तो इस रिएक्शन के लिए क्या मैं लोमा लिख सकता हूं? आर किसके बराबर हो जाएगा? मैं बोल सकता हूं के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2। बोल सकता हूं ऐसे। अब कुछ भी मेंशन नहीं है तो मैं इसको मान के चलूंगा एलिमेंट्री रिएक्शन है, और लोमा अपन ने पढ़ा है इस चैप्टर में, तो लोमा तो लिख ही सकता हूं फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। एक पॉइंट और लिखा था मैंने, इफ नथिंग इज मेंशन्ड अपन बाय डिफॉल्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करेंगे, है ना? और क्वेश्चन में भी इरिवर्सिबल रिएक्शन अपन मान के चल रहे हैं, दे रखी है, ठीक है? तो रेट लिख सकता हूं मैं इसे, है ना? फॉरवर्ड रेट ऐसे हो जाएगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वॉल्यूम डबल हो गई, तो मुझे एक बात बताओ, कंसंट्रेशन है ये सारी। अब कंसंट्रेशन क्या होता है? एन बाई वी। अब वॉल्यूम को वेरी कर रहा है, मतलब बाकी सारे फैक्टर्स क्या मान के चलेंगे? कांस्टेंट, मतलब एन क्या हो जाएगा? फिक्स कांस्टेंट। ये वेरी हो रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी। तो अब आप मुझे बताओ, अगर वॉल्यूम करूंगा डबल तो कंसंट्रेशन होगा हाफ, अगर वॉल्यूम करूंगा हाफ तो कंसंट्रेशन होगा डबल। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो मैं कह सकता हूं अगर वॉल्यूम को कर रहे हो डबल तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, ठीक है? अब बस और कुछ नहीं करना, कंसंट्रेशन को हाफ करना है। और याद करो मैंने केमिकल काइनेटिक्स में बताया था, जो बीबी होती है वो एक ही होनी चाहिए, ये बीबी है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ये बराबर ही रहेगी। तो नई रेट आर डैश इज इक्वल टू, ये तो क्या है? बीबी, एक फुट का, है ना? कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? हाफ या डबल? वॉल्यूम कह रहा है डबल, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? हाफ, तो कंसंट्रेशन हो गया हाफ। कंसंट्रेशन यहां पर भी हो जाएगा हाफ, तो ये हो जाएगा, मैं बोल सकता हूं 1/8 टाइम्स। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? ठीक है। तो जो न्यू रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो 1/8 टाइम्स हो जाएगी। यार ये केमिकल काइनेटिक्स में करा रखा है। इसको अपन गैसेस के लिए भी कर सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा सकते हैं अपन। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे, टी कांस्टेंट आर कांस्टेंट, ठीक है? अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो P इज इक्वल टू एन बाई वी लिख सकता हूं, तो बोल सकता हूं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, बोल सकता हूं ऐसे, ठीक है? अच्छा, अगर मैं यहां पर बात करूं, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N बाई V,
इसमें भी कहना कोई बुरी बात नहीं है। अब मुझे पता है वॉल्यूम वेरी करा रहे, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, मतलब एनवी क्या है कांस्टेंट, तो मैं ये ऐसे भी तो लिख सकता हूँ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो फाइनली तो मैं लिख सकता हूँ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। अब अगर वॉल्यूम करोगे डबल तो प्रेशर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? प्रेशर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब अगर प्रेशर आधा हो रहा है तो मैं कह सकता हूं सभी का प्रेशर आधा होगा, क्योंकि एक ही कंटेनर में बात चल रही है। क्योंकि जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो पूरे कंटेनर का हो रहा है, तो वॉल्यूम ए का भी चेंज होगा, बी का भी चेंज होगा, सी का भी चेंज होगा, तो इनका प्रेशर सबका ही चेंज होगा। तो अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं R इज इक्वल टू के, प्रेशर के टर्म्स में भी लिखते हैं अपन रेट लॉ। मैंने बताया था फॉर गैसियस रिएक्शन कंसंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर 1 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर 2। तो वॉल्यूम को करोगे डबल, पार्शियल प्रेशर होगा आधा, तो R इज इक्वल टू, ये तो बी भी है, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2, तो R डैश क्या हो जाएगा 1/8 टाइम्स। अब ये 1/8 टाइम्स किसके रिस्पेक्ट में, इनिशियल रेट के रिस्पेक्ट में। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। फॉर द रिएक्शन N2 plus 3H2 gives 2NH3, N2 plus 3H2 gives 2NH3. If 5 moles of N2, 3 moles of H2, if 5 moles of N2, 3 moles of H2 and 4 moles of NH3 and 4 moles of NH3 are present in 500 ml container at equilibrium, 500 ml container at equilibrium, then find Kc, first part Kc, second part Kp, if total pressure at equilibrium is 5 atm, second part Kp, if total pressure at equilibrium is 5 atm, if total pressure at equilibrium is 5 atm। ये घर से करके लाना, हो जाएगा ये, ठीक है। एक और log Kp by Kc, log Kp by Kc, log Kp by Kc plus 2RT is equals to 0, plus 2RT is equal to satisfies for which reaction, satisfies for which reaction, फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 2A plus 2B gives C plus D, फर्स्ट ऑप्शन है
2a plus 2b gives c plus d. सेकेंड ऑप्शन है 2a plus 3b gives 3c. थर्ड ऑप्शन है 5a plus 2b gives 3c. और फोर्थ ऑप्शन है 2a plus b gives c. क्या आंसर होगा? बता सकते हो क्या होगा? बताओ फिर। फर्स्ट ऑप्शन किसका आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट आपका आ रहा है। अच्छा, आपको भी आ रहा है। अच्छा, और कोई? कुछ भी हो सकता है इसमें। ए और ए सी डी। अच्छा, एक बार देख लेते हैं। मल्टीपल करेक्ट है, पर आंसर भी मल्टीपल ही आ रहे हैं आप लोगों के, है ना? एक बार देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखो, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है? एक सिंपल मेथड देख लेते हैं। लॉग केपी बाय केसी, इसको मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू माइनस, क्वेश्चन गलत लिखवा दिया मैंने। हाँ, वही बात है। आंसर कैसा है आप लोगों का? ये 2 log RT है। मतलब आप लोग आंसर भी निकाल के बैठ गए। नहीं मतलब, नहीं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग ना परिस्थिति के हिसाब से ढल जाते हैं। अब आपके आंसर बिल्कुल नहीं बदले होंगे। है ना? बहुत बढ़िया। मतलब आंसर याद है आपको? अच्छा, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इधर देख लो, ये एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, ठीक है? इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अरे लिख सकता हूं ऐसे, है ना? अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, लॉग केपी बाय केसी इज इक्वल्स टू लॉग आरटी की पावर -2। ठीक है, अब क्या करूं? लॉग को लॉग से काट दूं? सब्जी काटने बैठे अपन तो। लॉग को लॉग से नहीं काटते हैं, क्या करना पड़ेगा? एंटी लॉग लेना पड़ेगा। जब एंटी लॉग लोगे तो ये आ जाएगा केपी बाय केसी इज इक्वल टू आरटी की पावर -2। अच्छा, कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको? केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी होता है। मतलब कह सकते हैं डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आ गई? डेल्टा एनजी आ जाएगा -2। क्या ये आंसर आ गया? नहीं, आंसर थोड़ा है अभी। अभी तो आपने डेल्टा एनजी निकाला है। अब ऑप्शन में आपको चेक करना पड़ेगा, हर रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा एनजी निकालना पड़ेगा। क्या मुझे फर्स्ट रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी बता सकते हो? फर्स्ट रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा? डेल्टा एनजी क्या होता है? सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। 1 + 1 2 माइनस 2 + 2 4, मतलब 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2। सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है? अच्छा, इसको भी देख लेते हैं। हाँ, क्या हो जाएगा? 3 माइनस क्या लिखूं? 3 + 2 सॉलिड है, ध्यान रखना। 3 - 2 -1। अच्छा, 3 माइनस, अच्छा ये एक सेकेंड, ये हो जाएगा 3 - 2
+1। मैंने क्या लिखा था पहले? अच्छा ठीक है। सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसेस प्रोडक्ट 3 माइनस, ये तो लिक्विड है, इसको तो कंसिडर ही नहीं करेंगे, -5, तो ये क्या हो जाएगा -2। अच्छा ये भी सेटिस्फाई कर गया, तो सी ऑप्शन भी आंसर हो गया। अच्छा इधर देखो 1 माइनस, दोनों को ऐड कर लू, है ना, 2 + 1 3 -2, ये भी सेटिस्फाई कर गया, मतलब आंसर क्या हो जाएंगे, A C D। ठीक है, हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, मैं डाल दूं क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है। इतना लंबा करेंगे क्या? अरे कहाँ है लंबा, छोटा सही तो है। अरे नहीं देखो ना, यहां से लेकर वहां तक जा रहा है? ऐसे करेंगे क्या? तो कैसे करेंगे बताओ ना? है क्या? डेल्टा एनजी को डायरेक्ट कैसे निकालोगे? यार मतलब आप लोग मेरी तरह इंटेलिजेंट हो गए। देखो कैसे करेंगे, मुझे एक बात बताओ, ये एक्सप्रेशन दे रखा ये एक्सप्रेशन दे रखा है ना? अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर ये क्या लिखा है, +2 लिखा है? नहीं +2 नहीं है बेटा, ये -2 है। ये आंसर बता रहा हूं मैं, बात समझ में आ रही है? डेल्टा एनजी -2, ठीक है, नहीं समझ में आया? जैम्पल से समझते हैं, और जैम्पल लेते हैं। सपोज करो लॉग KP/KC माइनस log RT इज इक्वल टू 0। पहले ये बताओ यहाँ क्या लिखा हुआ है? यार आपको +1 क्यों दिख रहा है, मुझे तो -1 दिखाई दे रहा है। अच्छा आप आंसर बता रहे हो, मतलब ये क्या है, डेल्टा एनजी है, ये क्या है, डेल्टा एनजी बता रहे हो आप। बात समझ में आ रही है? ये आप अल्टीमेटली बता क्या रहे हो मुझे, डेल्टा एनजी बता रहे हो, ठीक है। अच्छा हाँ, मतलब इतना ज्यादा कैसे आ रहा है, ठीक है। हाँ बताओ ना, ये क्या नजर आ रहा है, +2, तो आंसर क्या होगा, +2 ही होगा क्या? बहुत चालाक और शातिर हो गए यार, बिल्कुल सही कह रहे हो। आंसर अब यहां पर +2 ही है। आपने अपनी शातिर आंखों से देख लिया, मैंने चालाकी से KC/KP लिख दिया, और यहां पर क्या चल रहा था, KP/KC। ये बात समझ में आ रही है? हो जाएंगे अब डायरेक्ट, बहुत बढ़िया। अच्छा लास्ट क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अपन ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखा था, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एक्टिव मास। फिर अपन ने क्या देखा था, फॉर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कितने फॉर्म देखे थे, कौन कौन से, केसी, केपी और केएक्स। अच्छा मुझे केपी और केसी का रिलेशन बता सकते हो? केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी। अच्छा केपी केएक्स का रिलेशन बता सकते हो? केपी इज इक्वल टू केएक्स पीटी की पावर डेल्टा एनजी। ठीक है, यहां पर अपन ने इनकी यूनिट भी निकालना सीख ली थी, है ना। अब अगर मैं बात करूं तो याद करो, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो किस बात पर डिपेंड करता है, एक लाइन लिखवाई थी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज अ डेफिनेट वैल्यू फॉर एवरी रिएक्शन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, है ना। क्या यूनिवर्सल कांस्टेंट है? नहीं। किस पे डिपेंड करेगा? एक फैक्टर तो पता है, टेम्परेचर, ठीक है। मतलब अपन को अब क्या पढ़ना पड़ेगा कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये ट्रिक पहले से पता थी क्या आपको? यार गजब हो यार आप लोग, मैं क्या सोच रहा हूं आप पहले ही सोच लेते हो। ध्यान रखना पड़ेगा मुझे अपना। फैक्टर्स,
अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा इधर देखते जाओ बस फटाफट। पहला फैक्टर टेम्परेचर, ये सब आप जानते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा फैक्टर क्या होगा? मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। क्या कैटलिस्ट होगा? पॉइंट लिखवाया था मैंने आपको। कैटलिस्ट क्या करता है? फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट को सेम एक्सटेंट से बढ़ाता है, ठीक है। तो जो स्टेट होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट होता है, वो इंटैक्ट रहता है। तो कैटलिस्ट करता क्या है? इक्विलिब्रियम अटेन करने में जो टाइम लगता है उसको रिड्यूस कर देता है, बस ये करता है। ये बात समझ आ रही है? इक्विलिब्रियम के स्टेट को चेंज नहीं करता। तो मैं यहां पर एक एक करके दोनों फैक्टर आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे टेम्परेचर की। याद करो अपन ने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रखा है ना? उससे भी अपन समझ सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कैसे? मुझे एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? केएफ अपॉन केबी। और केएफ केबी अपन ने कहां पढ़े? केमिकल काइनेटिक्स में। भाई ये रेट कांस्टेंट ही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो केएफ और केबी है, रेट कांस्टेंट, क्या रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं? रिलेशन बता सकते हैं रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच का? किसने दिया था? रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का रिलेशन किसने दिया था? रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का रिलेशन किसने दिया था? अरेनियस। अरेनियस ने दिया था। सर क्या करे, दिमाग पे बहुत जोर पड़ रहा था, इतने सारे केमिस्ट थे, वेंटहॉफ याद आ रहा था, है ना, और वो क्लॉसियस क्लेपेरॉन तक याद आ गया। मतलब केमिकल काइनेटिक्स बोल कर रहा हूं मैं, और अपन सॉल्यूशन में घुसे पड़े, है ना। अरेनियस, अरेनियस ने क्या दिया था? के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। रेट कांस्टेंट किस तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ये बताया था अरेनियस ने। और याद करो वहां पर अपन ने देखा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर के बढ़ेगा। अब ये जो के है ये क्या है? रेट कांस्टेंट। इट कैन बी फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट और इट कैन बी बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। अब फॉरवर्ड की बात करें, बैकवर्ड की बात करो, ये भी बढ़ेंगे। ये बात समझ में आती है? अब आप मुझे बताओ, ये दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब ये दोनों टेम्परेचर के कारण चेंज होंगे, मतलब ये भी चेंज होगा। ये बात समझ में आती है? ठीक है, मतलब ये डेफिनेटली क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है। अब आपके दिमाग में एक डाउट आएगा, सर ऐसा भी तो हो सकता है सेम हो जाए, सेम ही रहे, ये कुछ इस तरीके से बदले कि इफेक्ट नलीफाई हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सुनना ध्यान से। याद करो मैंने आपको बताया था रेट कांस्टेंट जो होता है वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। तीन फैक्टर बताए थे। अब आप मुझे बताओ, रेट कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट की बात करूं तो फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट के रिएक्टेंट अलग होंगे, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट के रिएक्टेंट अलग होंगे। तो आप मुझे बताओ, क्या कभी केएफ और केबी की वैल्यू सेम हो सकती है? नहीं हो सकती। पहला पॉइंट कि ये दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकते। अब आप मुझे बताओ, अगर रिएक्टेंट्स अलग अलग है तो मैं कह सकता हूं इनके जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी होगी वो भी अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए जो टेम्परेचर के बेसिस पर सेंसिटिविटी होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो सब्सटेंसेस की सेंसिटिविटी होती है वो अलग अलग होती है। अब ये सेंसिटिविटी क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी, ईए। बात समझ में आ रही है? तो अलग अलग रेट कांस्टेंट के लिए, मतलब मैं कह सकता हूं के फॉरवर्ड के लिए, के बैकवर्ड के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी, जो एनर्जी बैरियर होगा, वो भी क्या होगा? अलग अलग होगा। मतलब टेम्परेचर के बेसिस पर जो सेंसिटिविटी है वो क्या होगी? अलग अलग। इसका मतलब यह है कि इनकी वैल्यूज अलग अलग हैं। साथ ही साथ टेम्परेचर बढ़ाने पर इनमें जो चेंज नजर आ रहा है वो डिपेंड करता है इनकी सेंसिटिविटी पर, और सेंसिटिविटी अलग अलग होती है अलग अलग सब्सटेंसेस की। मतलब मैं कह सकता हूं इनिशियल वैल्यू भी अलग अलग, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण इनमें जो चेंज नजर आ रहा है वो भी क्या है? अलग अलग। ये सेम एक्सटेंट से चेंज नहीं हो रहे, तो वैल्यू भी सेम नहीं है। सेम एक्सटेंट से चेंज भी नहीं हो रहे, मतलब मैं कह सकता हूं कि ऑलवेज क्या होगा?
डिफरेंट, या तो बढ़ेगा या घटेगा। चेंज का मतलब क्या हो सकता है? इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है? अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कितना चेंज नजर आएगा, ये कब बढ़ेगा कब घटेगा, ये कब बढ़ेगा कब घटेगा, कितना चेंज नजर आएगा, उसको बताने का तरीका समझाया था वेंट हॉफ ने। किसने बताया था? वेंट हॉफ ने। और याद करो, वेंट हॉफ कहीं सुना है? सोल्यूशन चैप्टर में किसी ने किसी को माफ करा था और एक करेक्शन फैक्टर दिया था आई, है ना? तो मैं कह सकता हूं जो टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन दिया था वो दिया था वेंट हॉफ ने। ये सारे जो केमिस्ट हैं आपको याद रखने पड़ेंगे, सारे याद रखने पड़ेंगे, है ना? इसलिए मैं रिलेट करते हुए चल रहा हूं। अरेनियस ने रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का रिलेशन दिया था, वेंट हॉफ ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर का रिलेशन दिया था, और जो वेंट हॉफ इक्वेशन है वो और कहीं से नहीं, यहीं से आई है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं वेंट हॉफ इक्वेशन क्या हो जाएगी? वेंट हॉफ इक्वेशन, मान लो T1 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, ठीक है, एंड T2 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। बात कर रहे हैं अपन एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन की, A गिव्स B। तो मैं कह सकता हूं वेंट हॉफ इक्वेशन क्या हो जाएगी? लॉग लॉग K2 बाई K1। देखो मैं हर जगह ना बहुत स्पेसिफाई करके कैपिटल के लिख रहा हूं, स्मॉल के लिख रहा हूं, ध्यान रखना इस चीज का। इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर। क्या लिखूं आगे? 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये बात समझ में आ रही है? और यही वेंट ऑफ इक्वेशन है। चाहो तो मैं आपको इसका डेरिवेशन बता सकता हूं, पर इसका कोई मतलब नहीं है डेरिवेशन का, है ना? बस ये ध्यान रखना, ये जो वेंट ऑफ इक्वेशन है ये आई कहां से है? अरेनियस से आई है। तो अब आप कहोगे सर एक बात बताओ, वेंट ऑफ इक्वेशन आप कह रहे हो अरेनियस से आई है, तो ये डेल्टा एच कहां से आ गया? अरेनियस में तो कहीं डेल्टा एच है ही नहीं। अरे देखो, अगर मैं फॉरवर्ड के लिए लिखूंगा तो ये फॉरवर्ड आएगा, बैकवर्ड के लिए लिखूंगा तो बैकवर्ड आएगा। बात समझ में आ रही है? और अपन जानते हैं फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड डेल्टा एच होता है। बात समझ में आ रही है? फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड ये किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब ये जो वेंट ऑफ इक्वेशन है आई कहां से है? अरेनियस से आई है। ठीक है, तो एनालिटिकली या अपन ऐसे देखें, लॉजिकली अपन ने देख लिया कि के क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट के और टेम्परेचर का रिलेशन किसने दिया था? वेंट हॉफ ने दिया था। ठीक है, तो यहां पर इन टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं। K1 and K2 are equilibrium constant of reaction at absolute temperature T1 and T2 respectively। एक चीज ध्यान रखना, टेम्परेचर must be in Kelvin। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यहां पर ये डेल्टा एच क्या है? चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अच्छा, आर की वैल्यू बता सकते हो यहां पर क्या रखेंगे? हाँ, 8.314 यूनिट क्या हो जाएगी? जूल। मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। 0.0821 मत रखना। ठीक है, हमेशा इनके बीच में मैंने आपको पहले भी डिफरेंस बताया है, 8.314 एंड 2 ये एनर्जी वाली यूनिट्स होती है। ठीक है, एनर्जी वाली यूनिट्स में ये वैल्यूज है, और जो 0.0821 है लीटर एटीएम में है। ठीक है, तो 0.0821 आप ऐसे सोच सकते हो, जब भी अपन आइडियल गैस की बात करेंगे ना तो वहां 0.0821 रखना है। अब आप कह रहे हो सर एनर्जी वाली यूनिट ही क्यों रखी यहां पर? क्योंकि ये क्या है? एनर्जी है। याद करो अरेनियस इक्वेशन में ई आता था, ई अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन टी वन माइनस 1 अपॉन टी टू। ये भी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी है, तो एनर्जी वाली यूनिट में रखूंगा। और याद करो ये भी मैंने बताया था इन दोनों का प्रोडक्ट होता है 19.14। ये सब बताया था मैंने आपको, है ना? ठीक है यहां तक?
अब यहां पर अपन डिफरेंट केस की स्टडी करेंगे। सर ये केस क्यों पढ़ रहे हैं अपन? वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी अपन ने देखा था ये जो के है ये चेंज होगा। अब चेंज का मतलब क्या होता है? बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है, तो सर एक बात बताओ, जब अपन केस स्टडी करेंगे वो किस बेसिस पर करेंगे? तो जब मैंने इस एक्सप्रेशन को देखा तो मुझे पता है ये तो क्या है, टेम्परेचर, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। तो जो बेसिस होगा केस स्टडी का वो क्या होगा? डेल्टा एच। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूं डेल्टा एच को वेरी करने से यहां पर अपन डिफरेंट केस की स्टडी कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है? डेल्टा एच पे डिपेंड कर रहा है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा या घटेगा इसके बारे में कौन बताएगा? डेल्टा एच बताएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो डेल्टा एच के बारे में अपन को यहां पर उसके रिस्पेक्ट में केस स्टडी करनी है। तो डेल्टा एच की कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है? डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा एच लेस देन जीरो, है ना? अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो डेल्टा एच क्या हो सकता है? इट कैन बी ग्रेटर देन जीरो और इट कैन बी लेस देन जीरो। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैं कह सकता हूं केस वन, प्रैक्टिकल स्टडी कर रहे हैं अपन, तो ऐसे नहीं बोल सकते डेल्टा एच इक्वल टू जीरो होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि के क्या रह जाता है? कांस्टेंट रह जाता है। प्रैक्टिकल स्टडी कर रहे हैं तो भले ही आप सब्सटेंस सेम ले लो रिएक्शन में, उनका फिजिकल स्टेट भी सेम ले लो, तब भी के तो बदलेगा। ये डेफिनेटली बदलता है। एग्जाम्पल अपन यहां पर ले सकते हैं, कार्बन सॉलिड, एलोट्रोपिक फॉर्म, कार्बन सॉलिड, टेम्परेचर चेंज करोगे ना ये बदलेगा। ये ग्रेफाइट है, ये डायमंड है। बात समझ में आ रही है? कभी भी इनकी सेंसिटिविटी सेम नहीं हो सकती। अब सेंसिटिविटी सेम नहीं होगी तो टेम्परेचर अगर अपन चेंज करेंगे तो इनमें एक्सटेंड भी अलग अलग देखा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर समझ में आ गया केस स्टडी करनी है। केस वन, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एंडोथर्मिक रिएक्शन की अगर अपन बात करें, इसकी एंडोथर्मिक रिएक्शन की डेल्टा एच क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो? ग्रेटर देन जीरो। एक अपन यहां पर पॉइंट लेकर चलते हैं, इफ टेम्परेचर T2 is higher than टेम्परेचर T1। देखो जनरली अपन मान के चलते हैं कि T1 क्या है? लो टेम्परेचर है, T2 क्या है? हाई टेम्परेचर है। तो एक बात मुझे बताओ, 1/T1 माइनस 1/T2 ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सुनना ध्यान से, T1 लो टेम्परेचर, ये कहां पर है? डिनोमिनेटर में, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? बड़ी। T2 हायर टेम्परेचर, ये कहां पर है? डिनोमिनेटर में, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटी। बड़ी माइनस छोटी करोगे ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव। मतलब मैं कह सकता हूं 1/T1 माइनस 1/T2 ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, बात किसकी कर रहे हैं अपन? एंडोथर्मिक रिएक्शन की। डेल्टा एच क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो? ग्रेटर देन जीरो। तब एक बात मुझे बता दो, वेंट ऑफ इक्वेशन अपन ने क्या लिखी थी? बोलो ना यार एक बार। लॉग K2 अपॉन इज इक्वल टू अपॉन 2.303 T1 माइनस 1 अपॉन, यही लिखी थी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव? अच्छा ये तो हो गया पॉजिटिव। अच्छा ये पॉजिटिव या नेगेटिव? ये पॉजिटिव। अच्छा ये क्या है? कांस्टेंट, और ये हमेशा क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं लॉग K2 अपॉन K1 ग्रेटर देन जीरो? बोल सकता हूं। अच्छा लॉग को खोलो, लॉग को खोलूंगा, बेस क्या है? 10। अरे बेस 10 है। सर कैसे पता चला बेस 10 है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2.303 लिखा हुआ है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब हर चीज का रीजन है यहाँ पर एक। ठीक है, अब बेस 10 है, 10 इधर जाएगा तो इसको क्या करेगा? धक्का मारेगा और ये जीरो उसके माथे पे चढ़ जाएगा, तो 10 की पावर जीरो क्या हो जाएगा? 1। मतलब मैं बोल सकता हूं K2 अपॉन K1 ग्रेटर देन 1 इंप्लाइज K2 ग्रेटर देन K1। इसका कंक्लूजन क्या है? क्या कंक्लूड कर सकता हूं? कि जब मैंने T1 से T2 टेम्परेचर बढ़ाया एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ गया। ये बात समझ में आ रही है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ गया। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन द वैल्यू ऑफ
K increases on increasing temperature. तो एक बात मुझे बताओ, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन द वैल्यू ऑफ K इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये बात समझ में आती है? तो क्या मैं बोल सकता हूं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा? किस केस में? एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में। क्या बोल सकता हूं ऐसे? अरे बोलो ना यार, बोल सकता हूं ना? लड्डू, टेम्परेचर बढ़ना के बढ़ना जरूरी थोड़ी ना हमेशा लीनियर रिलेशन होल्ड करे। अरे खुद एक्सप्रेशन देखो, एक्सपोनेंशियल रिलेशन है, लॉगरिथमिक रिलेशन आएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसे मैं नहीं लिख सकता। चूहे पर ध्यान है आप लोगों का। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। लगवाऊं क्या? मुझे एक बात बताओ, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है, रिएक्शन एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन जा कहां रही है? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। क्वेश्चन समझ में आ गया है ना? क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो जो भी चीज मैं बात कर रहा हूं ना, इसके बारे में अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे जरूर, है ना? पर ये चैप्टर आपने पहले से पढ़ रखा है, तो इसलिए मैं पूछ लेता हूँ क्वेश्चन, है ना? यहां से भी आप आसानी से आंसर दे सकते हो। मेरा क्वेश्चन क्या था, एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है, तो रिएक्शन मूव क्या कर रही है टेम्परेचर बढ़ाने पर? फॉरवर्ड मूव करेगी। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो होता है एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ये बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं बात करूं एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, समझ रहे हो ना? रेज टू दी पावर रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपन कंसीडर करके चल रहे हैं। अब अगर ये बढ़ रहा है तो ये कब बढ़ सकता है? जब ये प्रोडक्ट बढ़े। प्रोडक्ट कब बढ़ेगा? रिएक्शन फॉरवर्ड है या बैकवर्ड? ये बात समझ में आ रही है? सेम चीज बोली थी ली चैटेलियर ने, सेम कॉन्सेप्ट अपन ली चैटेलियर प्रिंसिपल की भी मदद से समझ सकते हैं। आगे समझाऊंगा कि ली चैटेलियर प्रिंसिपल की मदद से कैसे समझ सकते हैं। ये वाला भी समझ में आ गया ना? हर चीज को बहुत सारे मेथड है समझाने के। केस टू, केस टू फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब फटाफट आप ही जवाब दो, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो? लेस देन जीरो। तो आप मुझे बताओ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर वन अपॉन डी वन माइनस वन अपॉन टी टू। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फटाफट बताना, ये वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। अच्छा डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव। ये ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो मैं कह सकता हूं ये पूरा आरएचएस जो है वो क्या है? नेगेटिव। मतलब मैं बोल सकता हूं लॉग के टू अपॉन के वन लेस देन जीरो, नेगेटिव है भाई। अच्छा इसको खोलेंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब मैं बोल सकता हूं के टू अपॉन के वन इज लेस देन वन, बट 10 की पावर जीरो क्या हो जाएगा? वन। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं के टू इज लेस देन के वन। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2 फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस। T1 टेम्परेचर पे था K1, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया K2, और K2 की वैल्यू K1 से क्या है? छोटी है। तो मैं कंक्लूजन लिख सकता हूं फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, for exothermic reaction the value of equilibrium constant decreases on increasing temperature.
अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये चीज समझ में आती है, वेंट ऑफ इक्वेशन जो है वो आई है अरेनियस से, और दिखाई भी दे रहा होगा आपको, अरेनियस से ही मिलती जुलती है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। तीन इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, जब मैं आपको पढ़ा भी रहा था ना, मैंने कहा था तीन इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर है, अरेनियस इक्वेशन, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन और वेंट ऑफ इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन में रेट कांस्टेंट, वेंट ऑफ इक्वेशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्लॉसियस क्लैपेरॉन में कौन सा प्रेशर? कौन सा प्रेशर? यहां पर डेल्टा एच होता है, वहां पर भी। वो कौन सा डेल्टा एच होता है? डेल्टा एच वेपराइजेशन, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में पढ़ाया था मैंने आपको, क्लॉसियस क्लैपेरॉन। तो ये तीनों इक्वेशन जो है वो याद रखना, ठीक है यार, रिवीजन करते रहो आप लोग, है ना, रिवीजन करते रहो टाइम के साथ। हम्म। तो मैं यहां पर कह सकता हूं, डिफरेंशियल फॉर्म भी पढ़ी थी अपन ने, किसकी पढ़ी थी? अरेनियस की भी पढ़ी थी और क्लॉसियस क्लैपेरॉन की भी पढ़ी थी। अगर मैं पूछूं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ अरेनियस इक्वेशन, बता सकते हो क्या? बता दो। डी एल एन के, छोटा के, अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई अपॉन आर टी स्क्वायर। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो आप मुझे बताओ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेंट ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये आपके मॉड्यूल में नहीं दे रखा है, पर पूछा जा चुका है एक बार एग्जाम में। बता सकते हो क्या होगा? बता तो सकते हैं, है ना, कंपेयर करके बताओ। डी एल एन, कैपिटल के स्मॉल के, अपॉन इज इक्वल टू, अपॉन, ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? फटाफट कॉपी करो। हाँ, बोलो ना, फटाफट लिखो। ये था फर्स्ट फैक्टर। तो एक चीज समझ में आ गई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और याद करो, मैंने बताया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन कैसी है। तो दिखाई दे रहा है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा। ठीक है, तो बोलो ना एक बार, टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा कि घटेगा? डिपेंड करेगा रिएक्शन कौन सी है। एंडोथर्मिक के केस में, एक्सोथर्मिक के केस में, एंडोथर्मिक के केस में क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। और एक्सोथर्मिक के केस में, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा किस केस में? एंडो में या एक्सो में? एक्सो में। और बढ़ेगा किस में? ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, सेकंड फैक्टर, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। ये मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से अपन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब रिप्रेजेंट करने के भी तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका, फर्स्ट, इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड। अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या फर्क पड़ेगा, ये अपन को देखना है। ठीक है, मतलब किस तरीके से मैं रिएक्शन को रिप्रेजेंट करूंगा, उस तरीके पर भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है। एक फैक्टर अपन ने देख लिया टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर क्या है? मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। अब रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके होते हैं। पहला केस क्या है? इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड। तो मान लेते हैं, कंसिडर अ जनरल इक्विलिब्रियम रिएक्शन। देखते रहना ध्यान से, कोई सी भी रिएक्शन ले लेते हैं, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। जवाब देते रहना। मुझे एक बात बताओ, ये रिवर्सिबल रिएक्शन नजर आ रही है? इक्विलिब्रियम आएगा या नहीं आएगा? अगर आएगा तो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन हो सकता है यहाँ पर? तो आप मुझे बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू क्या होगी?
कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर 1 डी की पावर अपॉन ए की पावर बी की पावर 1। अगर कंसंट्रेशन रख रहा हूं तो केसी होगा, अगर एक्टिव मास रख रहा हूं तो के होगा। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड, इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड, रिवर्स का मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट क्या बन जाए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बन जाए रिएक्टेंट। अच्छा यहाँ प्रोडक्ट कौन है सी डी, तो ये कहां जाएंगे रिएक्टेंट में, तो ये सी प्लस डी गिव्स ए प्लस बी। अब आप मुझे बताओ इसी रिएक्शन को मैंने रिप्रेजेंट कैसे करा है ऐसे, मतलब मैंने मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिएक्शन का चेंज कर दिया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी चेंज होना चाहिए क्योंकि हेडिंग तो यही कह रही है। तो क्या अपन यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं के डैश, क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन होगा, हाँ क्यों, रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, कभी ना कभी तो इक्विलिब्रियम अटेन करेगी। अच्छा के डैश की वैल्यू बता सकते हो, ए की पावर 1, बी की पावर 1, सी की पावर, डी की पावर, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा रिएक्शन को, इसी रिएक्शन को रिवर्स करा, तो क्या आप मुझे बता सकते हो इन दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन है। आप खुद देखो यहां पर ए बी और सी डी की स्वैपिंग हो गई, यहां सी डी कहां पर है न्यूमरेटर में, यहां कहां गया डिनोमिनेटर में, यहां ए बी कहां पर है डिनोमिनेटर में, यहां कहां गया न्यूमरेटर में। तो क्या मैं के डैश का रिलेशन बता सकता हूं के टर्म्स में, क्या लिखूं 1/k लिख दूं, ये बात समझ में आती है, क्लियर है सभी को। अच्छा जब इतना ही ज्यादा क्लियर है तो केस 2 पढ़ते हैं। अभी मैं पूछता हूं क्वेश्चन, ये क्या है बी, मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इफ अ रिएक्शन मल्टी स्टेप रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इफ अ रिएक्शन इज, या आप ऐसे लिखो, स्टेटमेंट मत लिखो, एग्जाम्पल समझो इसको, ए गिव्स बी, ये एक रिएक्शन है, ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने बोल दिया आपको K1 है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन है बी गिव्स सी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2, और तीसरी रिएक्शन है सी गिव्स डी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K3। अब ये मल्टी स्टेप रिएक्शन का मतलब क्या होता है इसको समझना, जब भी अपन किसी एक रिएक्शन को, जब भी अपन किसी एक रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सके समेशन ऑफ 2 और मोर रिएक्शन, उसे बोलते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर मुझे कितनी रिएक्शन नजर आ रही है, 3 रिएक्शन नजर आ रही है, तो यहां पर दिखाई दे रहा है ये तो क्या है सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। पर अगर मैं फाइनल रिएक्शन की बात करूं, ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं, तो मैं कह सकता हूं ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी ए गिव्स डी, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। अब आप कहोगे सर ये मल्टी स्टेप रिएक्शन कैसे हुई, तो मैंने अभी आपको बताया मल्टी स्टेप रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी अपन किसी रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करें, समेशन ऑफ 2 और मोर रिएक्शन। अब आप मुझे बताओ क्या इन तीनों रिएक्शन को ऐड करने से ये रिएक्शन आ रही है क्या, आ रही है पक्का, कैसे कह सकते हो, जब इन दोनों को ऐड करूंगा बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब बी भी कैंसिल आउट हो गए, सी सी कैंसिल आउट हो गए, फाइनली कौन रह गया ए और डी, ठीक है यहां तक कोई दिक्कत। इस रिएक्शन का मैंने मान लिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ठीक है। अब एक चीज समझ में आती है, इन रिएक्शंस को मैंने क्या करा ऐड करा, तो इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन होगा ये अपन को निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, K1 की वैल्यू बता सकते हो क्या, क्या होगा एक्टिव मास ऑफ बी की पावर 1 अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए की पावर 1। अच्छा K2 की वैल्यू हो जाएगी एक्टिव मास ऑफ सी की पावर 1 अपॉन एक्टिव मास ऑफ बी की पावर 1। K3 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एक्टिव मास ऑफ डी की पावर 1 अपॉन एक्टिव मास ऑफ सी की पावर 1, बोल सकता हूं ऐसे। तो यार यहां पर मुझे K की वैल्यू भी बताओ ना, एक्टिव मास ऑफ डी की पावर 1 अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए की पावर 1, बोल सकता हूं ऐसे। तो आप मुझे बताओ तीनों रिएक्शन को ऐड करके ये आया, इन तीनों के साथ ऐसा क्या करूं कि ये आ जाए, मल्टीप्लाई, किसको मल्टीप्लाई करूं, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं,
अच्छा अच्छा, अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो दिखाई दे रहा है बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, रह जाएगा नीचे ए ऊपर डी। देखता हूं कैसे आ रहा है, K1 इंटू K2 इंटू K3 करता हूं, यह भी आपने लिखा B बटे ए, C बटे बी, और क्या लिख दिया D बटे सी इज इक्वल टू D बटे ए। अरे हाँ, इन तीनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया, मतलब मैं कह सकता हूं K इज इक्वल टू K1 इंचू K2 इंचू K3। ये बात समझ में आ रही है? इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी अपन मल्टी स्टेप रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन का जब समेशन करते हैं तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? और मल्टी स्टेप रिएक्शन को अगर आपको स्टेट करना है तो आप ऐसे स्टेट कर सकते हो, इफ अ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज अ summation of two or more reactions, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इंडिविजुअल स्टेप्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन के बराबर। एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, ये लिख रहे हो क्या आप? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था, बस मैं पूछ रहा हूं, ये लिख रहे हो क्या आप? ये लिख रहे हो? तो एक मिनट ध्यान दो यहां पर। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एडिटिव रूल फॉलो करता है, ट्रू और फॉल्स? एडिटिव रूल पता है क्या होता है? क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एडिटिव रूल कब फॉलो करेगा, जब मैं लिखूंगा K1 प्लस K2 प्लस K3। क्या एडिटिव रूल फॉलो करता है? नहीं, नहीं करता, है ना? अच्छा, एक और स्टेटमेंट पूछता हूं, क्या के लॉग के एडिटिव रूल फॉलो करता है? बिल्कुल करता है। दोनों तरफ लॉग लो, लॉग के इज इक्वल टू आ जाएगा लॉग K1 K2 K3, खोचू प्लस अभी नहीं आएगा, अभी आएगा प्लस, लॉग ए इंटू बी इंटू सी, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, तो ये हो जाएगा लॉग K1 प्लस लॉग K2 प्लस लॉग K3। हाँ, इक्विलिब्रियम का जो लॉग है वो एडिटिव रूल फॉलो करता है, ना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये बात समझ में आ रही है? अब मजेदार बात पता है क्या है, एग्जामिनर क्या कर सकता है पता है आपको, शातिर और चालाक बहुत हो गया अब, है ना? बायो में कितने सारे AR दे दिए है ना? तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने, आपने देखा होगा मल्टीपल चॉइस भी दे रहा हूं मैं आपको। ऑल्दो मल्टीपल चॉइस पूछा नहीं क्वेश्चन, पर पूछ तो सकता है। क्यों पूछ सकता है सर? यार याद करो, एग्जाम्पलर में मल्टीपल चॉइस भी दे रखा है। एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर होती है उसमें मल्टीपल चॉइस भी होता है, मैच दी कॉलम भी होता है, AR भी होता है, सब कुछ होता है, सिंगल करेक्ट भी होता है। तो कुछ भी पूछ सकता है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, यहां पर तो एग्जामिनर क्या करेगा, K1 K2 K3 की वैल्यू देगा और आपसे पूछेगा K निकालो, क्या निकाल लोगे? अच्छा, K1 1 है, K2 2 है, K3 3 है, तो K क्या होगा? सर रुको, हमें रेडी होने दो है ना? K1 1 है, K2 2 है, K3 3 है, K क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? एग्जामिनर और क्या कर सकता है, वो बोल देगा log K1 की वैल्यू 2 है, log K3 की log K1 की वैल्यू 2 है, log K2 की वैल्यू 3 है, log K3 की वैल्यू 4 है। log K की वैल्यू क्या होगी? 9 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? क्लियर है बात सभी को? अब सपोज करो ये नहीं पता होता, तो फिर क्या करते हैं, log K1 की वैल्यू 2 दी है तो पहले K1 निकालते हैं, फिर यहां से K2 निकालते हैं, फिर K3 निकालते हैं, है ना? फिर उनका मल्टीप्लीकेशन करते तो K आता, फिर उसका लॉग लेते। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड केस। थर्ड केस क्या हो जाएगा? अच्छा, थर्ड केस मुझे बता सकते हो क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और रिप्रेजेंट करने की? इफ अ रिएक्शन is multiplied by a coefficient
इफ अ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय अ कोफिशिएंट। मान लो लेट कोफिशिएंट बी x, लेट कोफिशिएंट बी x, रिएक्शन लिख लेते हैं अपन। इफ a प्लस b गिव्स c प्लस d, क्या बता सकते हो? क्या क्या हो जाएगा? एक्टिव मास ऑफ c, एक्टिव मास ऑफ d, एक्टिव मास ऑफ a, एक्टिव मास ऑफ b। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन आपको गिवन है। सर एक बात बताओ, यहां पर तो फिजिकल स्टेट मेंशन ही नहीं है, गैस मान के चलेंगे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब लेट कोफिशिएंट बी x, तो मैंने क्या करा, इस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? कोफिशिएंट से, और कोफिशिएंट क्या मान लिया? x। तो आप मुझे बताओ रिएक्शन क्या हो जाएगी? x से प्लस xb गिव्स xc प्लस xd। इसका मतलब क्या है कि इस रिएक्शन को मैंने एक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, तो रिएक्शन ऐसी बन जाएगी। क्या आप मुझे इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता सकते हो? अच्छा सबसे पहले तो ये बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन होगा या नहीं होगा? होगा तो सही, क्यों? रिवर्सिबल है। अच्छा बताओ क्या लिखूं? c की पावर b की पावर अपॉन a की पावर b की पावर, लिख सकता हूं ऐसे? अरे बोलो, लिख सकता हूं। तो आप मुझे बताओ इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन नजर आ रहा है क्या? क्या आ रहा है? k डैश क्या लिख सकता हूं मैं? यहां देखो, इसकी पावर भी x, इसकी पावर भी x, इसकी पावर भी x, इसकी पावर भी x, मतलब मैं कह सकता हूं पूरे की पावर x। पूरे की पावर क्या हो जाएगा? x। तो यहां पर दिखाई दे रहा है, अगर k की पावर x लगा दूंगा तो इसकी पावर में भी x आ जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। मतलब कह सकता हूं k डैश किसके बराबर हो जाएगा? k की पावर x के बराबर। मतलब मैं कह सकता हूं जिस कोफिशिएंट से आपने मल्टीप्लाई करा है वो कहां चला गया है? पावर में चला गया है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्या और कोई केस बनेगा? या मल्टीप्लाई करा था, डिवाइड करूं? अच्छा, नहीं समझ में आया मतलब आपको? कोई बात नहीं, आसान वे में समझाऊंगा। अभी आप कह रहे हो सर डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दूं? x से। ठीक है कर देता हूं, लेट कोफिशिएंट बी 1/x। अब आप कह रहे हो x से डिवाइड करो, मैं कह रहा हूं मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1/x से। क्या पढ़ने की जरूरत है? तो आप मुझे बताओ k डैश का रिलेशन क्या हो जाएगा? k की पावर 1/x। तो डिवाइड वाला तो कॉन्सेप्ट ही भूल जाना, कि डिवाइड वाला कुछ कॉन्सेप्ट होता है वो और कंफ्यूज कर देगा। हमेशा दिमाग में क्या रखना? मल्टीप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपके मॉड्यूल में वो डिवाइड वाला भी दे रखा है, पर मल्टीप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट ही याद रखना। ठीक है, इसका रीजन बता रहा हूं मैं भी आपको, थोड़ी देर में बताऊंगा, है ना? तो मुझे एक बात बताओ, चलो कर ही लेते हैं। रिएक्शन क्या हो जाएगी? 1/x प्लस 1/x, 1/x। मुझे पता है आप लोग नहीं लिख रहे हो और मुझे लिखना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। के डैश बता सकते हो क्या होगा? के डबल डैश बता दो, इसको के डबल डैश कर देता हूं। हाँ हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। सी की पावर 1/x, डी की पावर 1/x अपॉन ए की पावर 1/x, बी की पावर 1/x। अच्छा रिलेशन किसके बीच में निकालना है? के डबल डैश और के बीच में। बता सकते हो रिलेशन क्या होगा? के डबल डैश इज इक्वल टू, क्या लिखूं? यहां पर दिखाई दे रहा है सभी की पावर में क्या है? 1/x, मतलब कह सकता हूं पूरी की पावर में क्या है? 1/x। तो अगर इसके पूरी की पावर में 1/x लिखूंगा तो ये बन जाएगा। मतलब मैं बोल सकता हूं के डबल डैश इज इक्वल टू के की पावर 1/x, और यही आपने बताया था मेरे दोस्त। लेट कोफिशिएंट बी 1/x, इसको और अपन क्या लिख सकते हैं? डिवाइडेड बाई, लेट कोफिशिएंट बी डिवाइडेड बाई x। ये बात समझ में आ रही है? सर भेजा भारी हो गया मेरा। धमाधम 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 करके आपने 3 केस खत्म करा दिए मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन के। सर इसको याद कैसे करेंगे? याद हो जाएंगे ये? हाँ, याद कैसे करेंगे? देखो, रिएक्शन को रिवर्स करेंगे ना तो होगा क्या? के डैश किसके बराबर हो जाएगा? 1/k के बराबर हो जाएगा, है ना? मल्टी स्टेप रिएक्शन में अपन रिएक्शन को ऐड करेंगे तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और अगर मैं रिएक्शन को किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये जो कोफिशिएंट है वो कहां आ जाएगा? पावर में आ जाएगा। क्या डिवाइड वाला केस याद करेंगे? नहीं करेंगे। सर ये क्या था? कितना अव्वल दर्जे का पागल बना रहे हो आप। हम बहुत चालाक हो गए आपके साथ रह रहकर, है ना? हमें पता पड़ जाता है आप पागल बना रहे हो। अच्छा सुनो, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है।
है ना। मैं बिन फालतू टाइम वेस्ट कर रहा था इतना लंबा चौड़ा लिख लिख कर। सुनना ध्यान से। मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं अपन। इससे पहले एक फैक्टर पढ़ा था अपन ने, टेम्परेचर। टेम्परेचर में पॉइंट ऑफ इक्वेशन है ना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा दिक्कत नहीं है क्या? तो मुझे एक बात बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा या घटेगा? डिपेंड करेगा रिएक्शन क्या है। अच्छा एंडो के केस में और एक्सो के केस में, अच्छा बढ़ेगा किस केस में, एंडो या एक्सो? और घटेगा किस में इसमें? ये बात समझ में आ रही है? अच्छा तो यहाँ पर ध्यान से देखना, सिर्फ एक लाइन बोलूंगा पूरा याद हो जाएगा, है ना। सपोज करो रिएक्शन को कर दिया रिवर्स, ये तो पहचान जाओगे ना रिवर्स करा है। हाँ सपोज करो रिएक्शन को करा रिवर्स, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा रेसिप्रोकल। आर से आओ, आर मिलाओ, है ना। सुनना ध्यान से, यहां पर क्या था, मल्टी, क्या बोल रहे हो, मल्टी स्टेप रिएक्शन। अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो याद करो मल्टीप्लाई करना होता है। अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। और यहां पर क्या करा था, प्रोडक्ट करा था। किससे प्रोडक्ट करा था, एक्स से। अरे प्रोडक्ट करा था नहीं करा था? डिवाइड वाला केस मैंने कहा था भूल जाना, दिमाग से निकाल देना। आप बस ये देखो प्रोडक्ट किससे करा है, एक्स से करा है, ये 1/x से करा है। ठीक है, प्रोडक्ट ही तो करा है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट करोगे जब, क्या बात है, मतलब इंटेलिजेंट हो गए आप। पी से पी मिला लेना। बात समझ में आ रही है? क्या याद रखने की जरूरत पड़ेगी? ये तो देख के पहचान लोगे कहां पर रिवर्स हुआ है, कहां पर प्रोडक्ट हुआ है, और कहां पर मल्टी स्टेप रिएक्शन है, पहचान जाओगे ना। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? खत्म हो गया पूरा टॉपिक, मिटा दूं पूरा? बीच वाला नहीं, मैं पूरा ही मिटा दूंगा एक बार में। मैं सोचा था आज इसके क्वेश्चन खत्म करा दूंगा, फिर होमवर्क कैसे दूंगा। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो। अच्छा थ्योरी में डाउट है क्या? अच्छा याद कैसे करते हैं उसमें डाउट है क्या? खत्म सब। नोट डाल के एक पॉइंट लिखेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज मंडे है, कल ट्यूसडे है ना, समझ रहे हो ना। 3 महीने आपने बहुत लपक के पनीर खाए, मुझे पता है। तो अब ऐलान कर देना हॉस्टल में कि कोई आ गया है, और उनके आने के कारण हम नहीं आ पाएंगे। ये मेरे को कह रहे हैं सर याद करो कल लास्ट क्लास है। अरे मुझे क्या बता रहे हो मुझे क्या बता रहे हो? ये मिटा रहा हूं मैं। अच्छा एक चीज मैं बता देता हूँ आपको। हाँ बता रहा हूँ। अभी अपन ने क्या पढ़ा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, कुल मिलाकर कितने फैक्टर थे, 2। अच्छा मैं अगर एक स्टेटमेंट लिखता हूं तो मुझे बताना ट्रू और फॉल्स। फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है। क्यों?
क्योंकि पर्टिकुलर रिएक्शन बोल दिया, और अगर पर्टिकुलर रिएक्शन बोल दिया मतलब मैं उसका मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन चेंज ही नहीं कर सकता। पर्टिकुलर रिएक्शन मैंने, इसका मतलब क्या होता है पर्टिकुलर रिएक्शन का, कि मैंने एक रिएक्शन लिख दी, अब लिखने के बाद थोड़ी ना कोई मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन चेंज कर सकता है। मैं उसको रिवर्स कर सकता हूं, मैं उसको किसी से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मैं उसको मैं मल्टी स्टेप बना सकता हूं। ये बात समझ में आ रही है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो एक बात मुझे बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, मतलब मैं कह सकता हूं सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। अगर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है मतलब दुनिया के जितने भी फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंड नहीं करेगा। ये बात समझ में आती है? तो मतलब मैं कह सकता हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का क्या कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, क्या वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, क्या प्रेशर पे डिपेंड करेगा, क्या कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा, क्या एडिशन ऑफ इनर्ट गैस पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? फर्स्ट, कंसंट्रेशन। सेकंड, प्रेशर। थर्ड, वॉल्यूम। फोर्थ, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या फर्क पड़ रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे करो मत करो, ये सारे फैक्टर्स तो डिपेंड ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि डिपेंड कौन करता है? सिर्फ टेम्परेचर, कैटलिस्ट। तो 11th क्लास में आपको बताए गए होंगे कि ये सारे फैक्टर्स क्यों नहीं डिपेंड करते हैं, है ना? इन सबका एक एक एक्सप्लेनेशन होता है, पर कोई मतलब नहीं है ना? कोई मतलब नहीं है। अभी तो अपन को कैसे याद करना है, अपन याद कैसे करेंगे भाई? कौन डिपेंड करता है? टेम्परेचर। किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस बात पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। मतलब दुनिया के जितने भी फैक्टर्स होंगे वो डिपेंड नहीं करेंगे। सिंपल। ये बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन लिखेंगे। तो ये चीज याद हो जाएगी, रिवर्स करेंगे तो क्या करना है, प्रोडक्ट करेंगे तो क्या करना है, मल्टी स्टेप रिएक्शन आ जाएगी तो क्या करना है, हो जाएगा ना? क्वेश्चन लिखेंगे। लिख लिया सारा? क्वेश्चन लिखना, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन A gives 2B plus C. For a reversible reaction, A plus 2B gives C. If volume of the container is doubled, if volume of the container is doubled and its initial equilibrium constant is 50, if volume of the container is doubled and its initial equilibrium constant is 50, then what will be the new equilibrium constant
अरे सुनो सही, टेम्परेचर चेंज हो रहा है यहाँ पर भी। देन व्हाट विल बी दी न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आफ्टर वॉल्यूम इंक्रीजेस। चालाक हो गए यार बहुत। देन व्हाट विल बी दी न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आफ्टर वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पता लगाना है, बताओ क्या होगा? 50 ही होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। रुको ना, equilibrium constant of a reaction at 400 Kelvin, equilibrium constant of a reaction at 400 Kelvin and 300 Kelvin are 10 to the power minus 3 and 10 to the power minus 2 respectively. Are 10 to the power minus 3 and 10 to the power minus 2 respectively. Full stop. The reaction will show. The reaction will show. Options board पर given है. क्या ऑप्शन देखने की जरूरत पड़ेगी? है ऑप्शन देखने की जरूरत पड़ेगी क्या? सोचो क्या होगा? क्या होगा? सी होगा पक्का? कैसे कह सकते हो? टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है? ऐसे कह दो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, बढ़ा दो यूं करके, है ना, या यूं कर दो, जैसे भी जाना चाहो, है ना। तो अगर मैं ऐसे देखो टेम्परेचर यहां से यहां जा रहा हूं मैं, है ना, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो रहा है? घट रहा है। अच्छा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटता कब है? एंडो या एक्सो? एक्सो कौन सी है? ये आंसर है। इसमें किसी को डाउट? होमवर्क लिखो, आपका होमवर्क है, मेरे को मॉड्यूल देना। मॉड्यूल है किसी के पास? BB1 में क्वेश्चन नंबर 1 मत बनाना, पूरा बना देना। BB1 में क्वेश्चन नंबर 1 मत बनाइएगा आप, उसके अलावा सारा बना देना आप, ठीक है? मतलब 2 3 4 पूरा बना देना। BB2 में 2 3 4 बना दीजिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 4, मतलब क्वेश्चन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 4। BB3 में आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर 1 में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 तक, हाँ 1 to 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 25, 24, 23, 26, ठीक है, इतना बना लेना, है ना। बाकी नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा मैं। इसके क्वेश्चंस रह गए हैं, इसके क्वेश्चंस फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा। ओके बाय।